गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आप पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बच्चे हमारे साथ अप्रैल से कंटिन्यूअस थे, उन बच्चों ने पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 बार पढ़ ली। फिर हमने 1 यूनिट करंट स्टार्ट करी। करंट की पूरी यूनिट मैं पहले भी पढ़ा चुका था। ज़्यादातर इस क्लास में जितने भी बच्चे हमारे साथ हैं, कुछ बच्चों को छोड़कर सभी बच्चे हमारे साथ करंट के चैप्टर में थे। ये करंट का चैप्टर 2 है। अपनी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो 1 चैप्टर में पूरा है। अगर अपनी कुमार मित्तल के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो 2 चैप्टर का काम है। तो आपने विद्युत चालन नाम का पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। कोई सवाल नहीं, एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज का सवाल, एक एक थ्योरी डेफिनेशन मैंने सब लगवाई। अब आज मंडे है, आज मंडे को 27 जुलाई, आज 27 जुलाई है, यानी अब जुलाई भी खत्म। अब मान के चलिए कि 27 जुलाई है अगर आज, तो इस मंडे से लेकर फ्राइडे तक की क्लास तो कंटिन्यूअस है। ठीक है, आपकी बार थर्सडे को ब्रेक नहीं मिलेगी आपको। थर्सडे के बाद, वो फ्राइडे के बाद आपको फिर छुट्टी मिल जाएगी। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे तक एटलीस्ट 4 दिन। 4 दिन कोई भी एक्टिव नहीं होगा, ना मैं हूँगा ना मैं एक्टिव होऊंगा, पहले बता दे रहा हूँ। तो मिशन रख लीजिए कि ये चैप्टर खत्म करना है 5 दिन में। तो अगर आप हमारा साथ दें तो मैं चैप्टर बहुत जो कि इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर में आपको लाजवाब चीज़ें सीखने को मिलेंगी। किरचॉफ जैसा सुपर कंसेप्ट आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। तो इन 2, 3, 4 दिनों का, 5 दिनों का टाइम है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अगर आप प्रण ले लें तो इस बात की गारंटी हमसे ले लें, हम आपको इन 5 दिनों में इस चैप्टर की हर चीज़ से वाकिफ करा देंगे और खूबसूरती से चैप्टर खत्म करेंगे। चलिए वादा कर लीजिए, ये चैप्टर अगर आप इन 5 दिनों में मेरे साथ खत्म करेंगे तो आपको 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। चलिए शुरू करता हूँ। ये चैप्टर का नाम है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। किरचॉफ के नियम और विद्युत परिपथ इस चैप्टर का नाम दिया है हमने। और इस चैप्टर की सबसे खास और इम्पोर्टेंट चीजों में से जो पहला कंसेप्ट है वो आज की लेक्चर का केवल एक कंसेप्ट है। नाम है टॉपिक का इलेक्ट्रिक सेल। बहुत छोटी सी क्लास होगी, सिर्फ 30 मिनट की। 30 मिनट में आपको इलेक्ट्रिक सेल जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारे भेजे में डाल दूंगा। आज टॉपिक का नाम दिया है हमने इलेक्ट्रिक सेल। और इस इलेक्ट्रिक सेल से सबसे पहले आपका परिचय कराता हूं, डेफिनेशन से ही परिचय करा देता हूं। तो उम्मीद करता हूं हमारे बच्चों ने इलेक्ट्रिक सेल देखा होगा। क्या कहते हो? सभी ने इलेक्ट्रिक सेल देखा है? अगर आपने इलेक्ट्रिक सेल ना देखा हो तो मैं इंतजाम कर देता हूँ। वैसे इंतजाम करने की मुझे इतनी आवश्यकता नहीं है। सभी ने घड़ी में सेल डाला होगा, उसी का नाम इलेक्ट्रिक सेल है। अगर आप तक उसे सेल या बैटरी आप कहते हो तो उसका पूरा नाम इलेक्ट्रिक सेल है, यानी विद्युत सेल। ऐसा होता है, ऊपर टोपी नीचे फ्लाइट। अगर आपसे बच्चों कोई डेफिनेशन पूछ देता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक सेल, क्या बताइएगा आप? क्या बताइएगा इलेक्ट्रिक सेल की डेफिनेशन? बताइए। आप बताएंगे इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस। इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस which continuous maintain which continuous maintain the flow of charge through any circuit। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। फिर एक बार सुनो, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी
जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। तो आप जिंदगी में कभी डेफिनेशन पूछी जाए विद्युत सेल की तो घबराएंगे तो नहीं। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ये बात स्टेटमेंट आता है पहली डेफिनेशन। जब इस चैप्टर की थ्योरी का नोट्स आप पाएंगे, इस चैप्टर का नोट्स अभी मुझे देना है क्योंकि मैंने वहीं तक नोट्स दिया था, अब इस चैप्टर का नोट्स आएगा आपके पास। तो इलेक्ट्रिक सेल तक का नोट्स मैं आज ही अपलोड भी कर दूंगा, चिंता मत करिएगा। इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस व्हिच कंटिन्यूअस मेंटेन अ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी सर्किट बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसके बाद इस चैप्टर की बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। सेल से जब बाहर निकलते हो तो दिमाग में पिक्चर बैठा लीजिए सेल की। आपके जितने भी सेल जब डिजाइन में आएंगे तो हम उनको ऐसे बनाएंगे। बाकी सेल केवल इतने नहीं होता कि ऐसे सेल होता है। आपने देखा होगा इन्वर्टर की बैटरी, वो भी एक प्रकार का सेल ही तो होती है। तमाम सारे छोटे छोटे सेलों का कॉम्बिनेशन होती है तो वो ऐसे लंबी लंबी हो जाती है। आपने 5 वोल्ट इमरजेंसी वाली लाइट्स में बैटरी देखी होगी, वैसे चौकोर चौकोर रहती है। मोटरसाइकिल की बैटरी देखी होगी, चौकोर चौकोर रहती है। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि ऐसा सेल रहेगा। लेकिन सेल के बारे में अगर आपसे कोई कहता है सेल क्या है तो आप सेल के बारे में छोटी सी बात बताएं। सेल इज ए डिवाइस which continuous maintain a flow of charge through any circuit। विद्युत सेल एक प्रकार की युक्ति है जो किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। बस। अब नेक्स्ट कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आएगा EMF ऑफ अ सेल। EMF ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बहुत खूबसूरत सी चीज है, कंसेप्ट क्लियर करके जाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पुशअप करने वाला। अब आप मेरे साथ आइए। आप सबको पता है दुनिया के किसी भी सेल के अंदर अगर कोई करंट नाम की चीज फ्लो होती है किसी सर्किट में तो करंट के फ्लो कराने का कारण इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज पार्टिकल होते हैं। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होता ही है। तो किसी सेल में ईएमएफ यानी सेल का वोल्टेज, मैं इसे लिखा करता हूं आल्सो इट इज कॉल्ड वोल्टेज ऑफ सेल। वोल्टेज ऑफ सेल, सेल का विद्युत वाहक बल सेल के वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। नाम तो इसका विद्युत वाहक बल है टेक्निकली, लेकिन मेरी नजर में उस सेल का वोल्टेज है। मैं 2 मिनट आपके साथ चर्चा करता हूं, फिर इस सेल के बारे में बात करेंगे। कभी सेल खरीदा है आपने? अगर आपने सेल खरीदा होगा तो सेल आप देखिएगा, कभी भी अगर आपने सेल खरीदा हो तो वो सेल के ऊपर सेल के कपड़े में, जिस ब्रांड का वो कपड़ा पहनता है, कई ब्रांड के सेल आते हैं ना, जिस ब्रांड का भी वो कपड़ा पहनता है उसके कपड़े में उसका वोल्टेज लिखा रहता है। अमूमन सेल आपने जो देखा होगा वो सेल 1.5 वोल्ट का होता है। वो सेल कितना होता है? 1.5 वोल्ट। वो जो 1.5 वोल्ट उस सेल के ऊपर लिखा है बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं वो सेल का विद्युत वाहक बल होता है। अब विद्युत वाहक बल मैंने कहा वोल्टेज ऑफ सेल, और सेल के वोल्टेज की डेफिनेशन बच्चे हमारे साथ, किसी भी वोल्टेज की डेफिनेशन तो जनरली पढ़ चुके हैं, V बराबर W/Q। मैं आपसे कहूं कि यदि 1 कूलाम का आवेश सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाएं तो ऐसा करने में जितना कार्य करना पड़ता है वही तो सेल का विद्युत वाहक बल होगा या सेल का वोल्टेज होगा। भैया वोल्टेज की तो यही डेफिनेशन पड़ी है। तब इसमें एक नया नाम आया है विद्युत वाहक बल। क्यों आया है थोड़ी देर में इसका क्लाइमेक्स खुल जाएगा। तो आपसे कोई विद्युत वाहक बल की परिभाषा पूछता है तो क्या बताइएगा? 1 कूलाम आवेश को सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसका मतलब जो कॉमन घड़ी में डालने वाला सेल हम बाजार से खरीद के लाते हैं, अगर उसमें लिखा है 1.5 वोल्ट तो इसका मतलब है कि अगर 1 कूलाम का कोई चार्ज
सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले गया होगा तो डेफिनेटली 1.5 जूल का कार्य हुआ होगा, तभी तो सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। तो विद्युत वाहक बल क्या, उस आवेश को ले जाने वाला बल, आवेश को ले जाने वाला बल ही सेल का विद्युत वाहक बल है। यहाँ मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ कि विद्युत वाहक बल शब्द यहाँ बस आया है, बेसिकली वो वोल्टेज ऑफ सेल है। क्या कारण है भी 2 मिनट बाद और पता चल जाएगा। सेल का विद्युत वाहक बल समझ में आ गया, यानी सेल का विद्युत वाहक बल कुछ और नहीं, सेल का वोल्टेज है, और सेल के वोल्टेज की डेफिनेशन है यदि 1 कूलाम आवेश को सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेके जाते हैं तो ऐसा करने में जो कार्य करना पड़ता है वो सेल का विद्युत वाहक बल है। ध्यान रखिएगा, सेल का विद्युत वाहक बल कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये तो मैंने लिखा है ना, लेकिन सेल का विद्युत वाहक बल एक कर्सिव लेटर का ई होता है। विद्युत वाहक बल को अंग्रेजी में EMF कहते हैं, वैसे कर्सिव लेटर में ई रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला वही होगा बाबू लोग, W/Q, क्योंकि है तो ये वोल्टेज ही ना। तो विद्युत वाहक बल और वोल्टेज में कंफ्यूज मत होइएगा, सेल का वोल्टेज ही सेल का विद्युत वाहक बल होता है। बार बार मैं कह रहा हूं, उसका क्लाइमेक्स अभी खोल दूंगा। सेल का विद्युत वाहक बल समझ में आ गया, विद्युत सेल की परिभाषा समझ में आ गई। अब इस कंसेप्ट का सबसे पावरफुल थॉट, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देखिए, सभी बच्चों को मैंने बहुत अच्छे से करंट पढ़ाई है और ये बात गहराई से आप बच्चों के दिमाग में बैठ गई होगी कि दुनिया में अभी तक सुपर कंडक्टर नाम की कोई चीज नहीं बनी, यानी दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ अब तक खोजा या बनाया ही नहीं गया है जिस पदार्थ का प्रतिरोध शून्य होता हो। तो जो सेल आप बनवाते हो या बनाते हो या बनता है, क्या किसी ऐसे पदार्थ से बनेगा जो सुपर कंडक्टर है, यानी वो भी इसी दुनिया में पाए जाने वाले किसी न किसी मटेरियल से बनता है। और दुनिया में अभी तक ऐसा कोई मटेरियल खोजा नहीं गया जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। मानते हो? तो दुनिया में जितने भी सेल अभी तक बनाए गए हैं, अगर बच्चे में, सभी बच्चे तो हमारे ऐसे हैं कि कभी न कभी खुराफात जरूर किया होगा, इस सेल को तोड़ा होगा। सेल के तोड़ने से आपने देखा होगा सेल के बीचों बीच एक बिल्कुल ब्लैक कलर की कार्बन रॉड मिलती है। फिर सेल के आसपास कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिक्सचर भरा होता है। उसके ऊपर एक NH4Cl की लेयर लगाई जाती है, फिर उसके ऊपर एक एल्युमिनियम का खोल होता है, तब जाके सेल पूरा होता है। तो सेल के अंदर मौजूद पदार्थ का प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द इंटरनल, डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताइए, क्या बताएंगे आप? सेल के अंदर मौजूद पदार्थ का प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, और इसे हमारी फिजिक्स की भाषा में स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, सेल के अंदर मौजूद पदार्थ का प्रतिरोध, अंग्रेजी में मैं लिख देता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ सेल is called internal resistance. It is denoted by small r. ध्यान रखिएगा, आज के बाद सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r नाम देने के, मैं बताऊंगा इसका नाम स्मॉल r क्यों है। ये भी बहुत मजबूत चीज़ होगी, बड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ होगी, बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ने वाली चीज़ होगी। अब आपसे कोई कहता है ए भैया वैद्युत सेल की परिभाषा बताइए, तो एक लाइन में निकाल आइए। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। आपसे कोई कहता है सेल का विद्युत वाहक बल की परिभाषा बताइए, कहते हैं ससुर बकलवाना है।
विद्युत वाहक बल मतलब सेल का वोल्टेज, और वोल्टेज की परिभाषा हमारे सचान सर वोल्टेज में बताते हैं, V बराबर W/Q। एक एकांक आवेश को सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य ही सेल का विद्युत वाहक बल होता है। अब बोले भैया सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? बोले ए बकलवा तो जानत नहीं भैया, जितने सेल या जितने भी सेल दुनिया में बनाए गए हैं, दुनिया में किसी न किसी पदार्थ से ही बने होंगे, और दुनिया में अब तक मनुष्य ने सुपर कंडक्टर बनाया नहीं है, सुपर कंडक्टर खोजा नहीं है। तो सेल के अंदर मौजूद पदार्थ का प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। यह स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। सेल के विद्युत वाहक बल कैपिटल E, कर्सिव लेटर के E का फार्मूला हमने बता दिया W/Q। ध्यान रख लीजिएगा, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r कहते हैं। अब सेल की थ्योरी समाप्त होने को है और सेल के अनलिमिटेड न्यूमेरिकल आपको बताना चाहूंगा 15 क्वेश्चन एक्सरसाइज में और करीब 24 से 25 सवाल एग्जाम्पल के सिर्फ सेल को लेकर बनाए गए हैं दोस्त। अब ये बात बताने के बाद में कुछ एग्जाम्पल लगाऊंगा, जो बच्चा उन एग्जाम्पल को समझ लेगा, 2 या 3 बताऊंगा, वो पूरे चैप्टर को ऐसे ब्लास्ट कर देगा, सब लगा देगा, और जो मेरी बात नहीं सुनेगा ऐसे तो धोखे पड़ा रहेगा। 3 कंसेप्ट हो गए, आखिरी कंसेप्ट बता रहा हूं, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल। ये बात थोड़ी गहराई से और ढंग से सीखिएगा, बहुत एंटरटेन करके समझाऊंगा सभी बच्चों को। देखिए अब यहाँ एक नया टर्म आ गया, टर्मिनल पोटेंशियल। ये समझाएगा आपको ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में। हमने बताया जितने भी सेल पृथ्वी पर बने हैं, बनाए गए हैं या बनाए जाएंगे, सभी सेलों का विद्युत वाहक बल, देखो विद्युत वाहक बल को कर्सिव लेटर में ई लिखते हैं। अगर आप इसे कैपिटल ई लिखोगे तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैं या अपनी किताब हर जगह कैपिटल ई लिखेगी, कंफ्यूज मत होइएगा। इस चैप्टर में कैपिटल ई का मतलब सेल के विद्युत वाहक बल से है। और जितने भी सेल होते हैं सभी सेलों के पास उनका आंतरिक प्रतिरोध होता है, और आपको पता है जो आंतरिक प्रतिरोध होता है जिसे हम स्मॉल r कहते हैं, वो हमेशा सेल के अंदर होगा। तो कभी भी सेल कहीं बना होगा, आपने अगर पिछली बार भी लगाया होगा तो, और आप लगाओगे तो हर जगह सेल एक ब्लॉक के अंदर बंद होगा। तो ऐसे डैश डैश लाइन के अंदर बंद होगा तो समझ लेना ये जो ई लिखा है वो सेल का विद्युत वाहक बल अर्थात सेल का वोल्टेज है, और जो ये छोटा सा आर है इसका नाम आज से छोटू है, इसका नाम आज से छोटू है। और ये छोटू है वो अपनी मम्मी के पेट में है, मतलब समझ गए। ये छोटू इस पूरे चैप्टर में जहां भी आएगा वो अपनी मम्मी के पेट के अंदर होगा, वो अभी बाहर नहीं आया है, समझ गए। ये छोटू है और छोटू को ध्यान रखिएगा, ये अपनी जब भी होगा दुनिया में कहीं इसकी प्रेजेंस होगी तो ये अपनी मम्मी के पेट में मिलेगा, ये बाहर नहीं आया है। तो ये सेल हो गया, ये सेल का छोटू हो गया, यानी इसकी मम्मी और इसका बच्चा जो पेट के अंदर है। आप सुनो, इस सेल को जब भी कहीं आपको लगाना होगा तो आप उस सर्किट में ले आके इस सेल को लगा देते हो। जैसे आप गए बाजार, आप एक सेल लाए तो उस सेल को क्या करते हो, आपको ज़रूरत होगी कि आपकी घड़ी का सेल खत्म हो गया तो घड़ी में लगा देते हो, आपको आवश्यकता हुई तो उसकी छोटी साइज का आता है रिमोट में लगा दिया, आपको आवश्यकता हुई कि आपकी टॉर्च का सेल खत्म हो गया उससे थोड़ा बड़ा वाला आता है उसमें लगा दिया। रहते सभी 1.5 वोल्ट के ही हैं, वो छोटे लंबे पतले सब वाले जो घड़ी में लगता है, रेडियो में लगता है, ये सब 1.5 वोल्ट के ही होते हैं। तो आप उसको ले आके लगा दोगे, जहां भी लगाओगे उस टर्मिनल का लोड का कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। मान लो कैपिटल आर है, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। मैं एक प्रैक्टिकल बात करता हूँ आपको समझाने के लिए, फिर न्यूमेरिकल लगाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। जो बाजार से सेल खरीद के लाते हो वो सेल कितने वोल्ट का होता है, बेसिकली आप कभी भी देख लेना 1.5 वोल्ट का होगा।
हम मान लेते हैं जो बैटरी बाजार से खरीद के लाए हो उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, कह दिया मैंने, लेट कर लिया 0.5 ओम है, और जिस घड़ी में, रेडियो में, टॉर्च में आपने उसे लगाया है इसका रेजिस्टेंस भी कुछ मान लिया 10 ओम है। कुछ तो होगा ना, 5 ओम हो सकता है, 10 ओम हो सकता है, 20, 25, 100 ओम हो सकता है, इट्स नॉट ए मैटर, जो होगा वो होगा, हमने मान लिया। हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं, इसकी एक एनालिसिस करना चाहते हैं, ये बात आपके जहन में चली जाएगी, आप परमानेंट सॉल्यूशन पा जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा जो चचा की दुकान से खरीद के सेल लाए हो उस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है। चचा जब उस सेल को आपके हाथ में देंगे कहेंगे ले बेटवा ले जाए, 1.5 वोल्ट का सेल है। आप घुमा घुमा के देखेंगे एक जगह 1.5 वोल्ट लिखा मिलेगा, आप लेके भाग आएंगे वहां से, कहेंगे हाँ मुझे 1.5 वोल्ट के सेल की जरूरत है, इसमें 1.5 वोल्ट का सेल है। लेकिन मैं दावा करता हूं वो सेल 1.5 वोल्ट जब आपके हाथ में है तो वो 1.5 वोल्ट का होगा। आप उस सेल को जैसे ही आप रेडियो में, वॉच में, जहां भी आप लगाएंगे वो सेल 1.5 वोल्ट का नहीं रह जाएगा। श्योर, देख लीजिए मैं बताता हूं। जैसे सेल को सर्किट में कनेक्ट करिएगा आप, तुरंत ही आप पीछे हमारे साथ बहुत पढ़ाई करके आए हो, इस परिपथ में एक धारा बहने लगेगी। वो परिपथ की धारा सर्किट का नेट वोल्टेज अपान नेट रेजिस्टेंस से आएगी। नेट वोल्टेज अपान नेट रेजिस्टेंस पढ़ के आ रहे हो ना अभी पिछला का चैप्टर। इस परिपथ में हमने कुल कितना वोल्टेज लगा रखा है बाबू लोग, 1.5 वोल्ट। इस परिपथ में 0.5 के साथ देखो कनेक्टिविटी सीरीज में मिल रही है, 10 ओम की सीरीज होगी। आप इसका कैलकुलेशन करा लो, इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है, 1/7 एम्पीयर। मैंने कहा है जब रेजिस्टेंस के अंदर से धारा बहती है तो ये वोल्टेज खाता है। देखो ये छोटू अपनी मम्मी के पेट के अंदर है और सभी को पता है बच्चा जब माँ की पेट के अंदर होता है तो उसे भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन जो ये अपना छोटू है ना, ये वोल्टेज खाता है बाबू, ये अपना छोटू वोल्टेज खाता है। और कितना वोल्टेज खाता है, हमेशा वोल्टेज IR रहा है। बोलो इसकी मम्मी के अंदर से निकलने वाली करंट कितनी है, 1/7। छोटू का वोल्टेज कितना है, छोटू का रेजिस्टेंस कितना है, तो छोटू मिला करके वोल्टेज खा गया 0.07 वोल्ट। इतना वोल्टेज भैया छोटुआ खा गया और अपनी मम्मी के पेट के अंदर ही अंदर। तो अब हम आपसे कहेंगे कि इस सिरों पर या टर्मिनल पर ये चीज छोटुआ मम्मी के पेट में था, इतना वोल्टेज पहले से खा गया। तो जब टर्मिनल की बात करूंगा, सिरों की बात करूंगा, किनारों पर बात करूंगा, तो सेल के टर्मिनल पर, किनारों पर टोटल कितना वोल्टेज बचेगा। सेल की मम्मी का वोल्टेज, छोटू की मम्मी का वोल्टेज था 1.5 वोल्ट और छोटुआ खा लिया 0.07 वोल्ट। तो भैया आप हमें बताएं इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल कितना रह गया। यानी माजरा कुछ ऐसा है कि जो चचा की दुकान से सेल खरीद के लाए थे, जिसको चचा ने कहा था कि भैया ले जाओ 1.5 वोल्ट का है, तो जब तक वो आपके हाथ में था मतलब सर्किट डिस्कनेक्ट था। जब तक वो आपके हाथ में था बेशक वो 1.5 वोल्ट का था, क्योंकि छोटू पेट में होते हुए भी कुछ नहीं खा रहा था, क्योंकि छोटू के पेट के अंदर से करंट पास नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही आप घर आए, आपने इसकी सर्किट पूरी करी, इस सर्किट में करंट दौड़ने लगेगी। मैं इसका प्रैक्टिकल इसलिए करके दिखा रहा हूं थ्योरी के बजाय, ताकि आपके जहन में अच्छे से बैठ जाए। आपने देखा कि जैसे ही छोटू के अंदर से करंट पास होगी, छोटू वोल्टेज ड्रॉप करेगा। हाँ, जैसे ही सर्किट कनेक्ट हुई करंट दौड़ने लगेगी। कितनी करंट दौड़ी, ये एक एग्जाम्पल है, ये कम ज्यादा हो सकता है। इतनी करंट दौड़ी, ये करंट छोटू के पेट से पास हुई। आप खूब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आए हो। छोटू ने वोल्टेज खा लिया, कितना वोल्टेज खा लिया, 0.07 वोल्ट। ऐसे नहीं कि हमेशा 0.07 खाएगा, डिपेंड करेगा ऑन कंडीशन की स्मॉल r की वैल्यू कितनी है और I की वैल्यू कितनी है, ज्यादा भी खा सकता है। इतना छोटू ने खा लिया। अब छोटू ने इतना खा लिया भैया, तो टर्मिनल पर क्या बचा, तो बोले गुरुजी बहुत सरल है यार, इतना इसकी मम्मी का था, छोटू ने इतना खा लिया, बोले इतना वोल्टेज बच गया। तो यही मैं कहना चाहता हूं, इसी का नाम है टर्मिनल पोटेंशियल। सर्किट कंप्लीट होने के बाद, छोटू को खाने के बाद जो वोल्टेज बचता है, इसलिए उसका नाम। इसीलिए सेल में 2 टर्म आते हैं, वन इज द EMF ऑफ सेल, अनदर वन इज द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल। टर्मिनल पोटेंशियल कभी EMF के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि
इंटरनल रेजिस्टेंस को कोई हटा नहीं सकता। हाँ, अब इस चैप्टर में जहाँ कहीं आदर्श सेल की बात आएगी, आपको पता है पूरी विज्ञान में आदर्श नाम की कोई परिकल्पना नहीं है ही नहीं कोई, लेकिन पूरी फिजिक्स में, पूरी केमिस्ट्री में आदर्श की बात की जाती है। तो जब आदर्श सेल पूरी फिजिक्स में कहीं आएगा तो आप ये मान लिया करना स्मॉल r 0 है, और आदर्श सेल के लिए E और टर्मिनल वोल्टेज बराबर होंगे हमेशा, लेकिन हमेशा नहीं। तो इस जगह पर आपका एक डेरिवेशन आता है, वो डेरिवेशन मैं आप तक पहुंचाता हूँ। डेटा हटा दीजिए, डेरिवेशन की तैयारी कर लीजिए। इस सेल का EMF E, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, कैपिटल R है इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सर्किट में दौड़ने वाली करंट कितनी? सर्किट का नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। बस ये करंट छोटू के पेट से पास हो गई। छोटू ने कितना वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस VR, जो कि I इंटू स्मॉल r के बराबर होगा। I की वैल्यू बच्चा मेरे पास है, स्मॉल r प्यार से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल, तो टर्मिनल पोटेंशियल के लिए कर देंगे E माइनस IR। आप देख पा रहे होंगे E की जगह E लिखूंगा, I की जगह पर मैं E बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। कैलकुलेट कर लीजिए टर्मिनल पोटेंशियल। अब आप इसे कोई फार्मूला बना करके मत यूज करिएगा, मेरी राय है आपसे कि आप ऐसी केसेस को सिर्फ थ्योरी और डेरिवेशन तक सीमित रखिए। जब आप न्यूमेरिकल लगाएं तो एकदम ग्लोबल हो जाइए, सचान सर के स्टैंडर्ड पर आ जाइए। चलिए, ये हमारी सेल की थ्योरी थी जो पूरी तरह से खत्म हो गई। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल फिलहाल या 2 न्यूमेरिकल अभी लगा के दिखा देता हूं, और फिर 2 या 3 दिन हम आपको इसके न्यूमेरिकल से रूबरू कराएंगे। ऐसा अगर संभव होगा, नहीं तो पहले मैं इस चैप्टर की पूरी थ्योरी पढ़ा देना चाहता हूं, फिर आपको मैं न्यूमेरिकल से रूबरू कराऊंगा। हालांकि 2 दिन कल तो लगवाऊंगा इसके न्यूमेरिकल। आइए एक सेल का सवाल आप तक पहुंचाता हूं। ये थ्योरी थी, सेल का बेसिक खत्म हो गया। इस चैप्टर की थ्योरी अब आपको रिटन में मिलेगी। 4 चैप्टर तक की थ्योरी हमने डाल रखी है, इस चैप्टर की थ्योरी मैंने नहीं डाली थी। इस चैप्टर की थ्योरी फिर से लिखकर आप तक पहुंचाऊंगा। चलिए आगे बढ़ता हूं बेटा। आज का न्यूमेरिकल आपके सामने रखता हूं। आज का है न्यूमेरिकल पहला, एग्जाम्पल 4। 2 न्यूमेरिकल आज चलते चलते देख ली, बाकी न्यूमेरिकल लगाने तो मुझे सभी हैं। तो एग्जाम्पल 4 में टच करता हूं, आज पढ़ता हूं। खुले परिपथ की एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5। देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। खुले परिपथ की सेल, इन शब्दों को ही पकड़ना फिजिक्स का खेल होता है भैया। जब ये सेल है तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी छोटू को कोई माई का लाल हटा नहीं सकता है। सेल का विद्युत वाहक बल को E कहते हैं। ए भैया, जब शब्द आया है खुले परिपथ, मतलब अभी सेल को कहीं जोड़ा नहीं गया है। और जब हमने बताया अभी कि जब सेल को कहीं जोड़ोगे नहीं तो इसका सर्किट पूरा नहीं होगा, और जब इसका सर्किट पूरा नहीं होगा तो छोटू कुछ नहीं खाएगा। यानी वो इनडायरेक्ट तरीके से बता रहा है खुले परिपथ की सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 है। यानी वो जाने अनजाने आपसे कह रहा है यह सेल का विद्युत वाहक बल E है जो 1.5 वोल्ट है। इस सेल को 2 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर, कितने ओम का जोड़ दिया? 2 ओम का। देखिए बाहर से जोड़ दिया ना, 2 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 रह जाता। मैंने बोला ना कि जब तक ये खुला है तब तक पता है ये सेल का विद्युत वाहक बल है वो 1.5 वोल्ट है। जैसे आपने इसको 2 ओम से कनेक्ट किया तो ये वोल्टेज घट करके 1.2 क्यों रह गया? तो आप तुरंत हमें जवाब देते। अगर ये लाइव क्लास होती तो मैं आपसे पूछता कि बताइए 1.2 क्यों रह गया, तो बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, सामान्य बच्चे सब एक ही सुर में जवाब देते, कहते सर छोटू खा गया। अगर ये क्लास लाइव होती तो हमारे बच्चे तुरंत जवाब देते कि भैया ये 1.5 वोल्ट था इसकी मम्मी का वोल्टेज, जैसे ही कनेक्ट किया तो ये 1.2 क्यों बचा? तो सारे बच्चे एक सुर में जवाब देते गुरुजी छोटू खा गया। तो छोटू भैया कितना खा गया? तो तुरंत आप ये डिफरेंस पता लगा लेते और बताते छोटू के हवाले कितना वोल्टेज हो गया भैया? 0.3 वोल्ट। 1.5 वोल्ट था इसकी मम्मी का वोल्टेज। जैसे ही बाहर से छुटुआ का एक बड़कू कनेक्ट हुआ, इसकी मम्मी का वोल्टेज घट के 1.2 रह गया। तो 1.2 रह जाने का मतलब क्या? छोटू ने 0.3 वोल्ट खा लिया। आगे
वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए और परिपथ की धारा चाहिए, परिपथ की धारा चाहिए। चलिए सुनिए, छोटू ने कितना वोल्टेज खाया है, और छोटू का जो वोल्टेज होता है वो IR से ज़्यादा नहीं होता है। इसका मतलब बचा हुआ 1.2 वोल्ट बड़कू ने खाया होगा। तो सीरीज में मैंने तो करोड़ों बार बताया करंट सेम होती है। ये वोल्टेज बड़कू के पास जा रहा है तो बड़कू का रेजिस्टेंस, छोटुआ 0.3 खाया है तो 0.3 के केस में छोटुआ का रेजिस्टेंस। भैया हमारा सवाल लग गया है। एक करा हम बड़कू का रेजिस्टेंस वो तो पता है ना, कितने ओम है, 2 ओम। एक करे काट दे मालिक, तो परिपथ में बहने वाली धारा आपके हवाले करता हूँ 0.6 एम्पियर। अब I का मान उठा के यहाँ रखवा दीजिए, तो स्मॉल r का मान भी आपके हवाले कर देता हूँ 0.3 = 0.6 इंटू स्मॉल r। इस स्मॉल r की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें, दैट्स योर आंसर 1/2 ओम यानी 0.5 ओम। एक सवाल और लगा करके आज इसको यहीं रोक दूंगा, और फिर इसके बाद आपको वेडनेसडे और ट्यूसडे के दिन इस न्यूमेरिकल से रूबरू कराऊंगा, आपके न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा, फिर सेलों का कॉम्बिनेशन और किरचॉफ है। कोशिश करूंगा कि 5 डेज में चैप्टर निपट जाए। चलिए, एक सेल से 0.5 एम्पियर की धारा लेने पर सवाल सुनिएगा, बहुत खूबसूरत है। एक सेल है तो कोई माई का लाल स्मॉल r नहीं लगा सकता है। एक सेल से 0.5 एम्पियर की धारा लेने पर, ये एग्जाम्पल 5 है मेरी किताब में, आपकी किताब में भी होना चाहिए। एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर 1.8 वोल्ट, 1 एम्पियर लेने पर 1.6 वोल्ट सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल। बात हो गई ना। सुनो, सेल का विद्युत वाहक बल मुझे पता नहीं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध मुझे पता नहीं है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R मैंने लगा दिया, तभी तो इस सेल से धारा ले रहा हूं मैं। इस सेल में जब धारा बहती है 0.5 एम्पियर, तो टर्मिनल वोल्टेज बताता है 1.6 वोल्ट, 1.8 वोल्ट। वही सेल है, वही इंटरनल रेजिस्टेंस है। कैपिटल R कुछ बदल गया होगा, R डैश हो गया होगा। इस परिपथ की धारा बदल करके जब 1 एम्पियर हो जाती है, तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है बाबू लोग, वो घट करके 1.6 वोल्ट। तो आप अभी मैं टर्मिनल वोल्टेज का रिलेशन बता के आ रहा हूँ। टर्मिनल वोल्टेज E - IR नहीं होता है, बताया तो था अभी भी डेरिवेशन में। तो आप देखें, जब इस सेल से 0.5 एम्पियर दौड़ रही थी तो टर्मिनल वोल्टेज 1.8 था। ये भी बहुत खास है। सेल का EMF मुझे पता नहीं, I की वैल्यू तब 0.5 एम्पियर दौड़ा करती थी, स्मॉल r की वैल्यू भी मुझे पता नहीं। वही सेल है तो अब उसी सेल का टर्मिनल वोल्टेज 1.6 रह जाता है। E के बारे में पता नहीं है, लेकिन तब करंट 1 एम्पियर हो जाती है। स्मॉल r मुझे पता नहीं है, कैपिटल R का तो कोई रोल ही नहीं है। अब आप ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करें, सीधा घटा दीजिए, स्मॉल r आ जाएगा, स्मॉल r की वैल्यू बैठा दीजिए, E आ जाएगा। तो आज के लेक्चर यहीं पर, फिर मैं ट्यूसडे को आपको यानी कल जब आऊँगा तो कुछ लाइव आकर के इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लगाऊंगा सेल के, और फिर आपको सेल का कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा, किरचॉफ सिखाऊंगा, व्हीटस्टोन सिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि फ्राइडे तक एक कंटिन्यूअस चलते हुए चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।